नरेंद्र दामोदर दास मोदी को उनके घर से उठाकर एक ऐसी जगह पटक दिया गया था जहां ना कोई मोदी को जानता था ना पहचानता। यह भारतीय राजनीति के सबसे बड़े अपहरण की कहानी है, वो अपहरण जिसने देश की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस कहानी का एक सिरा जहां नरेंद्र दामोदर दास मोदी के हाथों से नाथा जाता है, तो वहीं दूसरी ओर दूसरा सिरा अटल बिहारी वाजपेयी का दामन थामे रहता है। तीसरी ओर से यह कहानी उमा भारती के हाथों में नजर आती है, तो चौथी ओर से इस कहानी की डोर मोदी के राजनीतिक गुरु शंकर सिंह वाघेला की उंगलियों पर नाचती नजर आती है। और फिर कहीं पांचवी ओर से इस समूचे कथानक का केंद्र रात के अंधेरे में गैस लाइट जलाकर नजर आने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के हाथों में नजर आता है। दिल थाम के बैठिए, भारतीय राजनीति की सबसे बड़े अपहरण की सबसे अनोखी दास्तान आपके सामने आने वाली है। कैलेंडर के पन्ने की ओर नजर घुमाइए, वहां लाल स्याही से दर्ज एक हरफ नजर आएगा, बरस 1995। ये वही बरस था जब गुजरात की सियासत ने एक करवट ली थी। ये वही बरस था जब भारतीय जनता पार्टी ने 1995 के विधानसभा चुनाव में गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 121 सीटों का प्रचंड बहुमत हासिल कर सत्ता के सिंहासन की ताजपोशी हासिल की थी। मगर राज्याभिषेक की इस पटकथा का लेखक कोई और था, जो सत्ता के तमाम दरबारियों से दूर गिरनार की पहाड़ियों की चोटी पर स्थित एक गुफा के बीच 7 किरदारों के साथ इस राज्याभिषेक की पटकथा महीनों पहले लिख चुका था। नाम नरेंद्र मोदी। बीजेपी की सरकार बनी तो केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने। पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले और मोदी को सियासत का ककहरा सिखाने वाले मोदी के राजनीतिक गुरु शंकर सिंह वाघेला संगठन की कमान संभाल रहे थे। मोदी संगठन मंत्री हुआ करते थे, यानी इन दोनों के बीच समन्वय का काम देखने वाले। मगर मोदी की अपनी तासीर है, वो जिम्मेदारियां लेते हैं, उन पर खड़े उतरते हैं और फिर तत्काल हावी हो जाते हैं। ये मोदी का स्वभाव है, अभी से नहीं, शुरुआत से। बहुत जल्द नरेंद्र दामोदर दास मोदी सत्ता के गलियारों में तीसरे सबसे ताकतवर ध्रुव के तौर पर नजर आने लगे, जो बाकी 2 शक्ति केंद्रों को बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। यानी केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला दोनों की नजरों में मोदी अब शूल की तरह चुभने लगे थे। और इस कांटे को बाहर निकाल फेंकने के लिए सबसे पहली बिसात बिछाई केशुभाई पटेल ने। पर केशुभाई की सरकार के भीतर केशुभाई को चुनौती देने के लिए सामने वाघेला झंडा बुलंद किए हुए थे। जिस झंडे को सबसे पहले निकाल बाहर फेंकने में ही समझदारी समझी केशुभाई ने, और मोदी को बाहर का रास्ता दिखाने से पहले लग गए शंकर सिंह वाघेला को किनारे लगाने में। एक एक कर वाघेला समर्थित तमाम विधायकों को हाशिए पर लाया जाने लगा। वो विधायक जो कल तक काबीना मंत्री का दर्जा पा रहे थे, वो आज सत्ता से बेदखल थे। आहिस्ता आहिस्ता शंकर सिंह वाघेला की सत्ता में हिस्सेदारी शून्य कर दी गई। वाघेला सत्ता के गलियारों से दूर नजर आने लगे और अपनी इस कदर उपेक्षा से त्रस्त आकर वाघेला भी केशुभाई को सियासी जवाब देने की तैयारियों में जुट जाते हैं। फिर कुछ महीने गुजरते हैं, कैलेंडर के पन्ने फड़फड़ाते हैं और तारीख निकलकर सामने आती है 25 सितंबर की। केशुभाई एक शाम शंकर सिंह वाघेला से जब मुलाकात करते हैं तो केवल एक वाक्य बोलते हैं, क्या मोदी से दिक्कत है? दिक्कत है तो मोदी को दिल्ली भेज देते हैं, मुझे भी मोदी से समस्या है। केशुभाई को उम्मीद थी वाघेला कुछ जवाब देंगे पलट के, मगर वाघेला पलट के सीधा मुंह पे तमाचे के तौर पे जड़ते हैं एक वाक्य। वाघेला केशुभाई से कहते हैं, मुझे मोदी से नहीं आपसे दिक्कत है। अमेरिका जा रहे हैं, जाइए, लौट कर आएंगे तो सत्ता आपके पास नहीं रहेगी, सत्ता का सिंहासन आपके पास नहीं रहेगा। केशुभाई मन के भीतर मुस्कुराते हैं कि जिस नेता का एक भी साथी काबीना मंत्री तक नहीं है, वो खुद कोई मंत्री नहीं है, वो मुझे चुनौती दे रहा है कि मैं अमेरिका से लौट के आऊंगा तो मेरी सत्ता चली जाएगी। ऐसे कैसे सत्ता चली जाएगी? केशुभाई हल्के में लेते हैं और हवाई जहाज से अमेरिका प्रवास के लिए अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भर देते हैं। केशुभाई के हवाई अड्डे से उड़ान भरते ही वाघेला अपने महीनों के खाप को जमीन पर अमली जामा पहनाने के लिए तैयारियों में जुट जाते हैं। अगले ही रोज आमद भेजी जाती है उन विधायकों को जो केशुभाई पटेल के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने जाते हैं, और 121 विधायकों की टैली में से 105 विधायक
केशुभाई पटेल के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किए हुए शंकर सिंह वाघेला के आवास पर पहुंच जाते हैं। वाघेला को लगा सरकार गिरा दी, मगर दोपहर होते होते 105 की ये टैली महज 52 पर आकर सिमट जाती है। कारण शंकर सिंह वाघेला के आवास पर जुटे विधायकों की खबर केशुभाई समर्थित विधायकों को मिल गई थी, जिसके तत्काल बाद केशुभाई पटेल के प्रभाव वाले तमाम विधायक इन विधायकों को मनाने में जुट गए थे और केशुभाई पटेल के प्रस्तावों के जरिए ही दोपहर होते होते 105 में से तकरीबन 53 विधायक यानी आधे से ज्यादा विधायक शंकर सिंह वाघेला का दामन छोड़ केशुभाई के दामन में दोबारा चले गए थे। वाघेला के मुंह में निवाला आकर वाघेला से दूर चला गया था, मगर वाघेला अब तय कर चुके थे इस रास्ते से पीछे वो पलट नहीं सकते हैं, मगर जल्द से जल्द उन्हें अपने इन 52 बचे हुए विधायकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना था, जिससे केशुभाई समर्थित विधायकों की नजर से इन्हें जल्द से जल्द बचाया जा सके। इसके लिए शंकर सिंह वाघेला ने चुना अपने एक बेहद विश्वसनीय साथी का आवास। गांधीनगर के पास एक तालुका पड़ता है मड़सा, जिस मड़सा तालुके का एक गांव है चारदा। चारदा गांव के प्रधान हुआ करते थे हरि भाई चौधरी, जो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे और वाघेला के बेहद करीबी। वाघेला ने इन 52 विधायकों को ठहराने का इंतजाम हरि भाई चौधरी के कंधे पर डाला और वाघेला समर्थित विधायकों के नए ठिकाने के तौर पर हरि भाई का आवास जल्द ही केशुभाई समर्थित विधायकों की नजर में आ गया। दरअसल वाघेला को लगा था हरि भाई चौधरी का आवास चारदा गांव में है तो केशुभाई समर्थित विधायक पकड़ नहीं पाएंगे कि वाघेला अपने 52 विधायकों के साथ आखिर है तो हैं कहां। मगर केशुभाई समर्थित विधायकों ने शाम होते होते ही हरि भाई चौधरी के आवास को न सिर्फ पहचान लिया, बल्कि हरि भाई के आवास पर लाठी डंडे और पत्थरों के साथ धावा भी बोल दिया। केशुभाई समर्थित विधायकों के ऐसे भीषण हमले के बाद जो 52 विधायक शंकर सिंह वाघेला के साथ वफादारी का ठप्पा लगा के उनके साथ हरि भाई के आवास पर आए थे, उनमें से 7 विधायकों ने अपनी वफादारी का खेमा बदल लिया और केशुभाई पटेल समर्थित विधायकों के खेमे में जाके खड़े हो गए और अब वाघेला के साथ महज 45 विधायक बचे थे। मगर शंकर सिंह वाघेला आप समझ चुके थे वो उस मुहाने पर आके खड़े हो गए हैं जहां से वापसी का द्वार बंद है। तो वाघेला बार पार के मूड में थे, समझ चुके थे कि गुजरात के भीतर ज्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रहा जा सकता है, कहीं भी छुप लेंगे केशुभाई पटेल समर्थित विधायक उन्हें पकड़ ही लेंगे। समस्या यह थी कि गुजरात के सीमावर्ती प्रांतों में 3 में से 2 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारें चल रही थी। केवल एक सूबा मध्य प्रदेश था जहां दिग्विजय सिंह कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री के पद पे थे और कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे में वाघेला को मदद की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश से थी। जल्द ही वाघेला ने दिल्ली से संपर्क साधा, कुछ बातें हुई, जिसके बाद वाघेला एक बस में सवार होकर हरि भाई के आवास पर पहुंचते हैं और अपने साथी 45 विधायकों को बस में सवार करवाकर सीधा अहमदाबाद हवाई पट्टी पहुंचते हैं, जहां सामने एक चार्टर्ड फ्लाइट वाघेला की बस का इंतजार कर रही थी। मगर जब साथी विधायकों को पता चला कि बात सूबा छोड़ने की हो रही है तो कई विधायक वाघेला के सामने अड़ गए कि नहीं, वो अपना सूबा छोड़कर इस तरह कहीं नहीं जाएंगे। तमाम मान मनोवल के प्रक्रमों में दोपहर से शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है और जहां इस चार्टर्ड फ्लाइट की मंजिल होने वाली थी वहां अंधेरे में फ्लाइट उतरने का कोई इंतजाम नहीं था। अब वाघेला बुरी तरह फंस चुके थे, अहमदाबाद हवाई पट्टी पर खड़े थे। चंद मिनट की दूरी पर केशुभाई पटेल का आवास था जहां केशुभाई समर्थित विधायकों का तांता लगा हुआ था। ऐसे में जल्द से जल्द कुछ करना था। हर एक घड़ी वाघेला पर भारी बीत रही थी। वाघेला ने फिर दिल्ली से संपर्क साधा, जिसके बाद तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की ओर से खजुराहो की हवाई पट्टी पर गैस लाइट का इंतजाम किया गया था। गैस लाइट की रोशनी में हवाई जहाज खजुराहो की हवाई पट्टी पर उतरता है और वाघेला समर्थित 45 विधायक जब इस हवाई जहाज से बाहर निकलते हैं तो सियासत की तमाम सुख सुविधाएं उनका बाहें पसार कर इंतजार कर रही थी। मगर इन 45 विधायकों के साथ वाघेला नहीं गए थे। वाघेला अहमदाबाद में ही रुक गए थे, पीछे से सारा इंतजाम संभालने के लिए। किसी को कानो कान खबर नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी के 45 विधायक गुजरात से बहुत दूर खजुराहो के एक आलीशान रिजॉर्ट में विश्राम कर रहे थे। यह बिल्कुल नई तरह की सियासत थी
जिस कदर की सियासत की किसी ने कल्पना नहीं की हुई थी, अगली सुबह अखबार में खबर छपी तो देश की सियासत में भूचाल आ गया। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कब किया, और इसका जवाब दिया जाए तो दिया जाए कैसे। आनंद फानन में भारतीय जनता पार्टी आलाकमान की ओर से खजुराहो से भारतीय जनता पार्टी की सांसद उमा भारती को आदेश दिया जाता है कि वाघेला समर्थित 45 विधायकों से मुलाकात करिए। उमा भारती मुलाकात करने जाती हैं मगर मायूस होकर लौट जाती हैं। इसी बीच एक और फ्लाइट रवाना होती है दिल्ली से, जिसमें 2 नेता सवार होते हैं। एक मध्य प्रदेश से आने वाले तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे और दूसरे खुद पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी अहमदाबाद पहुंचकर सीधे वाघेला से मुलाकात करते हैं, जो मुलाकात विफल हो जाती है। लोगों को लगा भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास की पहली टूटन की गवाह बनने वाली है, मगर वाजपेयी अपनी नजरों के सामने अपनी पार्टी को यूं बिखरता नहीं देख सकते थे। वाजपेयी ने अहमदाबाद छोड़ने से इनकार कर दिया और वाघेला के आवास के सामने डेरा जमा लिया। मुलाकातों का दौर चला, कई घंटों की मुलाकातें हुई और 3 दिनों के अविश्वसनीय घटनाक्रमों के बाद कांग्रेस की गोद में बैठ चुके वाघेला वाजपेयी की उंगली थाम दोबारा भारतीय जनता पार्टी की छांव में आने को तैयार होते हैं, मगर शर्तें लागू हो चुकी थी। वाघेला दोबारा भाजपा की छांव में आने को तैयार जरूर हुए थे, मगर शर्तों के साथ। शर्तें 3 थी। नंबर 1, केशुभाई पटेल सूबे के मुखिया नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री किसी और को बनाया जाएगा। नंबर 2, नई बनी सरकार में वाघेला समर्थित इन 45 विधायकों में से कम 6 को काबीना मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। और शर्त नंबर 3, नरेंद्र दामोदर दास मोदी को गुजरात का वनवास झेलना पड़ेगा। मोदी को गुजरात से बेदखल कर दिया जाएगा। गुजरात की सियासत में मोदी का हस्तक्षेप शून्य कर दिया जाएगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के लिए ये शर्तें मानो वज्रपात सरीखी थी। ये मोदी के सियासी मुस्तकबिल के सामने लगाया गया सबसे बड़ा प्रश्नवाचक निशान था। उस दौर को याद कर नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज भी इतने दुखी होते हैं कि वो दौर मोदी को नर्क सरीखा लगता है। कल्पना करिए आप, नरेंद्र दामोदर दास मोदी को उनके घर से उठाकर एक ऐसी जगह पटक दिया गया था जहां ना कोई मोदी को जानता था, ना पहचानता था, ना मोदी की सियासत को समझने वाला कोई था, ना मोदी अपनी सियासत किसी को समझा सकते थे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के मुस्तकबिल के आगे सिर्फ अंधेरा था। और यह सब कुछ हुआ था मोदी के अपने सियासी गुरु, मोदी को सियासत का ककहरा सिखाने वाले शंकर सिंह वाघेला के इस कारनामे की बदौलत, जिसे आज आप सियासी दांवपेच की संज्ञा जरूर दे सकते हैं, मगर उस दौर में इसे सियासी अपहरण ही कहा गया था।